गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। और आज के इस लेक्चर में हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया और आज हमारा 6 लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक, तो अभी तक के लेक्चर में हमने बेसिकली एनर्जी, ऑर्बिट में क्या क्या एनर्जी होते हैं, याद करने का तरीका, सब चीज़ बता रखे हैं आप लोगों को। ठीक ना, तो इस लेक्चर में बेसिकली हम क्या कवर करने वाले हैं, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग डी ब्रॉगली पे बात करेंगे। ठीक ना, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रॉगली नाम का एक साइंटिस्ट ने अपना कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कॉन्सेप्ट दिया था इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक ना, तो अगर अभी तक आप लोगों ने पिछला लेक्चर, इस लेक्चर का जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट है, अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया कर डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको लिंक मिलेगा और पिछले जितने भी लेक्चर हैं उसको जरूर देखें, तब इस पे आए। ठीक ना, डायरेक्ट डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ना देखें, क्योंकि पिछले हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। पिछला जो ग्राफ का लेक्चर था वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो जरूर देखें, ग्राफ का लेक्चर तो जरूर देखें। ठीक ना, चलिए डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अच्छा, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पे बात करने से पहले हम कुछ और बात करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हमने बात किया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मान जाइए n इज इक्वल टू 6 है, यह है n इज इक्वल टू 3 और इसको लेट से n इज इक्वल टू 5 कर देते हैं और ये कर देते हैं n इज इक्वल टू 4, ऊपर कर देते हैं n इज इक्वल टू 6, ये नीचे कर देते हैं n इज इक्वल टू 2। हम मान जाइए कर देते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो 6th ऑर्बिट से उठ के दूसरे ऑर्बिट में आ जा रहा है। 6th ऑर्बिट से उठ के कौन सा ऑर्बिट में आ जा रहा है, दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है। तो आप बोलेगा सर ये कितने का एनर्जी छोड़ेगा, तो हम बोलेंगे डेल्टा इज इक्वल टू E6 माइनस E2 का एनर्जी छोड़ेगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, लैम्डा कितना होगा, तो लैम्डा डेल्टा ई को लिख दीजिए SC बाई लैम्डा इज इक्वल टू E6 माइनस में E2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। छठे से दूसरे में आया तो कितने का एनर्जी छोड़ा, E6 माइनस E2, जितने का गैप उतना एनर्जी छोड़ेगा। ठीक ना, तो SC बाई लेमडा इज इक्वल टू E6 माइनस E2। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन सर अगर ये रास्ते में थोड़ा घूम घूम के आए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 60 रुपया था, यहाँ पे एनर्जी कितना रुपया के वहां से समझिए, यहाँ पे 60 रुपया एनर्जी था, यहाँ पे 20 रुपया एनर्जी था, तो कितना रुपया छोड़ेगा। अगर कल को छठे से भी दूसरे में आता है तो 40 रुपया रिलीज करेगा ना, 40 रुपया छोड़ेगा। लेकिन सर अगर मान लीजिए ये छठे से चौथे में आ रहा है, यहां से आया तब तो लेमडा छोड़ा। अच्छा, छठे से चौथे में आया तो लेमडा 1 छोड़ा, चौथे से दूसरे में आया तो लेमडा 2 छोड़ा। मतलब अब की बार वेवलेंथ अलग अलग छोड़ रहा है। जैसे कि डायरेक्ट आया छठे से पहले दूसरे में तो लेमडा छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छठे से चौथे में इसने जो लेमडा छोड़ा फिर अपना वेवलेंथ थोड़ा अपना बदल लिया लाइट। अब वेवलेंथ चौथे से दूसरे में आते टाइम कुछ और हो गया तो लेमडा 2 हो गया। अब सवाल में आपसे लेमडा 1 और लेमडा 2 पूछ सकता है, या लेमडा 1 देके लेमडा 2 कुछ भी पूछ सकता है। इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव जंपिंग, मतलब लगातार नहीं जंप कर रहा है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट जंपिंग और इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव जंपिंग। ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, इसलिए डी ब्रॉगली से पहले इसको समझा रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए, इसको क्वेश्चन खूब पूछता है। ठीक ना, अच्छा सर लेमडा 1 लेमडा 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सर 60 रुपया से 40 रुपया, मतलब इसका एनर्जी कितना होगा, 40 रुपया। तो सर 60 रुपया से 40 रुपया में आया तो 20 रुपया एनर्जी छोड़ेगा। अच्छा, और 40 रुपया से 20 रुपया में आया सर तब भी 20 रुपया एनर्जी छोड़ेगा, क्योंकि दोनों का गैप तो 20 रुपया। अच्छा, दोनों को अगर हम जोड़ दें सर, मतलब 20 रुपया और 20 रुपया जोड़ दें तो 40 ही रुपया आ रहा है। मतलब डायरेक्ट जाने पे जितना छोड़ेगा वो इन दोनों के सम का बराबर होगा। ये तो सर हमको समझ में आता है, बिल्कुल। अच्छा, तो रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन क्या होगा, जब डायरेक्ट आ रहा था तो कितना छोड़ेगा, SC बाई लेमडा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब छठे से चौथे में आ रहा था तो कितना छोड़ेगा, SC बाई लेमडा 1। अरे यही होगा ना, छठे से चौथे के लिए एनर्जी SC बाई लेमडा 1। अच्छा, क्योंकि लेमडा 1 वेवलेंथ है। अच्छा, चौथे से दूसरे क्या आ रहा है सर, तो SC बाई लेमडा 2। ऐसे ही मान लीजिए कोई और रहता तो SC बाई लेमडा 3। देखिए SC ऊपर से कट कैंसिल हो गया, तो रिलेशन आ गया 1 अपॉन में लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन में लेमडा 1 प्लस में 1 अपॉन में लेमडा 2। ऐसे ही करके अगर कुछ और होता 1 अपॉन में लेमडा 3, ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। अगर ये आपको याद होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है डायरेक्ट, ना 1 अपॉन में R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। अच्छा सर, ये क्या है 1 अपॉन में लेमडा, ये डायरेक्ट वाला है, मतलब डायरेक्ट आता वो वाला वेवलेंथ है, और ये कॉन्जिक्यूटिव वाला है, मतलब रास्ते में थोड़ा घूम फिर के आ रहा है, ये नहीं कि डायरेक्ट आ जा रहा है। आगे छठे से चौथे में आया, फिर चौथे से दूसरे में आया, तो लेमडा 1 और लेमडा 2। इस पे खूब सवाल पूछता है कि अगर डायरेक्ट आया तो वेवलेंथ छोड़ रहा है 400 नैनोमीटर का, ठीक ना, और छठे से चौथे में आया तो वेवलेंथ छोड़ा है 200 नैनोमीटर का। बताइए यहां से यहां आएगा तो कितने का छोड़ेगा। तो ये इक्वेशन का यूज कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जरूर नोट कर लीजिए, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए इसको, तब तक हम आगे बढ़ेंगे।
अब देखिए, ये डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से पहले एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छोटा सा रिडबर्ग्स फार्मूला के नाम पे फेमस होता है। बेसिकली वो फार्मूला का कोई काम है नहीं, क्योंकि एक्साइटेशन एनर्जी हम तो आपको 7 एनर्जी तक याद ही करवा दिए हैं, तो रिडबर्ग फार्मूला का कोई काम रहता नहीं, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है तो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि डेल्टा ई इज इक्वल टू EN2 माइनस EN1, ये फार्मूला से भी वेवलेंथ निकल सकता है। अगर एक्साइटेशन हो, मानिए इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में जा रहा हो, तो ये फार्मूला लगाइए, डायरेक्ट 1 सेकेंड में आंसर पाइए। लेकिन अगर आपको मानिए आपके सिलेबस में रिडबर्ग फार्मूला भी है, वो भी पूछ दिया, तो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक ना। तो रिडबर्ग फार्मूला एक बार बता देते हैं, याद करने का तरीका, उसका जो ट्रिक होता है वो भी आप जरूर आपको सिखा देते हैं। रिडबर्ग फार्मूला, अब देखिए इस साइंटिस्ट ने एक फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया? इसने बोला कि 1 अपॉन में लेमडा, जो फोटोन का वेवलेंथ होगा 1 अपॉन में लेमडा, ये होगा RZ स्क्वायर 1 अपॉन में N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में N2 स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा सर, N1 क्या है सर? N1 है जहां से फोटोन चला। N1 कहाँ है? जहां से फोटोन चला, सॉरी जहां से फोटोन चला बोल रहे हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन चला। और N2 कहाँ है? जहां इलेक्ट्रॉन गया। अच्छा सर, मतलब अगर 3 से 4 में गया तो N1 हमारा 3 हो गया और N2 क्या हो गया? 4 हो गया। बिल्कुल, जहां से चलेगा वो N1 हो जाएगा और जहां जाएगा वो क्या हो जाएगा? N2। अच्छा सर, लेमडा क्या है? लेमडा तो वेवलेंथ है। किसका सर? किसका वेवलेंथ है? फोटोन का। जो फोटोन रिलीज करेगा ना ये, उसी का ये है वेवलेंथ। अच्छा सर, R क्या है? R है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग्स कांस्टेंट सर, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट। Z क्या है सर? Z तो सबको पता ही होगा, Z क्या है? एटॉमिक नंबर। अब देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम इस इक्वेशन का यूज ना करके हम जो बता रहे हैं उस इक्वेशन का यूज कर, मतलब इस वाले इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके। कैसे? R की जो वैल्यू होती है वो होती है बेसिकली 1.097 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर इनवर्स, ये होती है 10 की पावर 7 माइनस 7 10 की पावर 7 मीटर inverse, ये होती है R की वैल्यू। अब देखिए R की वैल्यू कितनी खतरनाक है, यहाँ पे रखेंगे R की वैल्यू तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम R का वैल्यू नहीं याद करके 1 अपॉन में R का वैल्यू याद कर लेते हैं, दैट इज 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आप याद कर लीजिएगा, 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 912 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक ना। 1 अपॉन में R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 912। साथ बोलिए एक बार, 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 912 आर्मस्ट्रॉन्ग 900। अब इससे क्या फायदा होगा सर? इससे फायदा होगा ना, आप ये 1 अपॉन में लेमडा है, आप लेमडा कर दीजिए, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में R Z स्क्वायर। ये भी नहीं करना, आप काम कीजिए, लेमडा को इधर भेज दीजिए, तो R हो जाएगा 1 अपॉन में R इज इक्वल टू लेमडा Z स्क्वायर, ठीक, लेमडा Z स्क्वायर। और ये तब तक चल ही रहा है 1 अपॉन में N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में N2 स्क्वायर। अब देखिए ये कितना आसान हो गया, 1 अपॉन में R की वैल्यू आपको सर सिखा दिए, कितना? 912। अच्छा 912, सर 912 का क्या फायदा है? 912 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी, देखिए 216 और 9 6 15 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो 912 काफी आसान हो गया। तो 1 अपॉन में R को क्या लिख देंगे? 912 इज इक्वल टू लेमडा Z स्क्वायर 1 अपॉन में N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में N2 स्क्वायर। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू बड़ा आसानी से आ जाएगा, तो आप इसको याद रखिए, 912 इज इक्वल टू लेमडा Z स्क्वायर 1 अपॉन में N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में N2 स्क्वायर। ये सिर्फ फॉर्मूला लिखने के लिए है, न्यूमेरिकल इसे सॉल्व करने जाइएगा तो काफी मुश्किल है, क्योंकि R का देखिए वैल्यू कितना डेंजरस है। इस वाले को डायरेक्ट याद रखिए, इसमें R आया ही नहीं। 912 इज इक्वल टू लेमडा Z स्क्वायर 1 अपॉन में N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में N2 स्क्वायर, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए इसको। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या था? डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने बोला कि जो लाइट है वो लाइट पार्टिकल नेचर का भी हो सकता है। पार्टिकल मतलब सर जैसे हम लोग हैं, ठीक ना, जैसे हम लोग पार्टिकल हैं, ठीक। अच्छा, लाइट पार्टिकल भी हो सकता है और वेव नेचर का भी हो सकता है। वेव नेचर का है इसलिए रिफ्लेक्शन, इसीलिए रिफ्रैक्शन, क्योंकि ऐसे फेनोमेना ये शो करता है जिससे साबित होता है। आप ये लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में, फिजिक्स में खूब अच्छे से पढ़िएगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्सन, ठीक ना, हाँ डिस्पर्सन, ये सब खूब शो करेगा, ये फेनोमेना शो करेगा, इसलिए कौन सा नेचर का हो जाएगा? वेव नेचर का हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, पार्टिकल नेचर का है, अगर कोई भी चीज पार्टिकल होता है तो पार्टिकल होने पे क्या होता है? उसका मोमेंटम।
क्यों सर मोमेंटम क्यों होता है? क्योंकि भाई उसके पास मास होता है, और अगर मास होता है तो वो रफ्तार से कुछ मूव भी कर सकता है, और मूव कर सकता है तो वेलोसिटी होगा, और मास और वेलोसिटी हो गया तो मोमेंटम होगा। अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसने बोल दिया लाइट को पार्टिकल भी है और वेव भी है, वेव है इसीलिए क्या क्या शो कर रहा है, रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, रिफ्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक ना। तो अगर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन शो कर रहा है तो वेव नेचर का हो गया, और मोमेंटम है इसके पास इसलिए कौन सा नेचर का हो गया, पार्टिकल नेचर का हो गया। इसका मतलब डी ब्रोगली ने क्या किया, डी ब्रोगली ने देखिए क्या किया, डी ब्रोगली ने फोटोन का, किसका, क्योंकि हमको पूरा खेल फोटोन का है, फोटोन का मोमेंटम निकाल दिया। क्या निकाल दिया, मोमेंटम। कैसे सर फोटोन का मोमेंटम कैसे निकाल दिया, वो कैसे निकाला वो नहीं पढ़ना, लेकिन क्या होता है ये आपको याद रख लेना। फोटोन का मोमेंटम निकाल दिया, फोटोन का मोमेंटम निकालते ही बोल दिया अगर मोमेंटम है इसका मतलब लाइट कौन सा नेचर का हो गया, पार्टिकल नेचर का। अच्छा सर फोटोन का मोमेंटम क्या होगा, हर किसी का मोमेंटम क्या होता है, पी वेक्टर मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है ना मोमेंटम। लेकिन फोटोन के केस में ये गलत हो जाता है, मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी फोटोन के केस में गलत होता है। क्यों सर क्यों गलत हो जा सकता है, देखिए थोड़ा सा डी ब्रोगली को ऐसे समझने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन और फोटोन का डिफरेंशिएशन पता होना, मतलब सॉरी डिफरेंस पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का, कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, इलेक्ट्रॉन और फोटोन में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल होता है, फोटोन भी इसने बोल दिया पार्टिकल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका मास होता है, भले ही थोड़ा कम होता है, थोड़ा क्या बहुत कम होता है, लेकिन मास होता है। फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास कहने का मतलब कि हमेशा मूव करते ही रहता है। अरे फोटोन है ना, फोटोन मतलब लाइट है, तो इसकी वेलोसिटी तो हमेशा सी रफ्तार होती है ना, लाइट कहीं रुका होता थोड़ी होता है, लाइट तो हमेशा चलते रहता है, कितने रफ्तार से, सी रफ्तार से। तो इसका जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, 0। अच्छा सर इसका रेस्ट मास 0 होता है, वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी होता है c। इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी तो कुछ भी हो सकता है। तो सर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² या हाफ mc², नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों सर ऐसा क्यों नहीं, अगर इसका मास 0 है तो देखिएगा डायलॉग क्या लिखते हैं, फोटोन के, ये डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोटोन के किसी भी फॉर्मूले में, फोटोन के किसी भी फॉर्मूले में मास नहीं आना चाहिए। क्यों भाई मास क्यों नहीं आना चाहिए, अरे क्योंकि मास 0 है ना, अगर मास इसके पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही, और अगर हम हाफ mv² लगा देते तो m तो 0 हो गया, ये दिखा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, जबकि काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इसका वेलोसिटी c है। तो कैसे कैसे निकला सर, सब डी ब्रोगली ने निकाल दिया। डी ब्रोगली ने बोला मास नहीं भी होगा तब भी निकलेगा, देखिए कैसे, तो मास नहीं आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चूंकि मास होता है तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले में मास आ सकता है, मास क्या हो सकता है, आ सकता है। और इसके फॉर्मूले में सर, इसके फॉर्मूले में मास नहीं आएगा, इसके फॉर्मूले में मास आ जाएगा। अच्छा सर अगर ऐसा है तो सर फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, फोटोन का मोमेंटम बेसिकली जो इसने दिया वो बोला एनर्जी इज इक्वल टू पीसी, ये आपको याद रखना। सॉरी एनर्जी पे वेक्टर लगा रहा है, पी के ऊपर वेक्टर लगाना चाहिए। जहां पे ई क्या है, ई है एनर्जी ऑफ फोटोन, ई क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, और पी क्या है, पी है मोमेंटम। किसका मोमेंटम सर, फोटोन का मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक, मोमेंटम किसका, फोटोन का। सी क्या है, सी इसका स्पीड है, दैट इज कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सब किसी को पता होगा 8 मीटर पर सेकंड, ठीक। अच्छा सर E इज इक्वल टू पीसी, आपको क्या याद रखना है, E इज इक्वल टू पीसी। अच्छा पीसी का शॉर्ट ट्रिक भी याद करने का भी हम बता ही देते हैं, ठीक ना। तो E इज इक्वल टू पीसी याद रखना। अगर E इज इक्वल टू पीसी डी ब्रोगली ने बोला तो उस टाइम प्लैंक्स ने क्या बोला था, E इज इक्वल टू SC/λ। अगर आप दोनों को कंपेयर कर देते हैं E इज इक्वल टू पीसी और E इज इक्वल टू SC/λ, तो ध्यान से देखिएगा तो P की जगह क्या लिखा है, P की जगह लिखा है h/λ। तो इसने बोला कि मोमेंटम ऑफ फोटोन mv नहीं होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होगा, h/λ। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो आपको पूरे फॉर्मूले में कुछ नहीं याद करना है, P इज इक्वल टू h/λ आपको कुछ नहीं याद करना, आपको केवल ये याद रखना है डी ब्रोगली के नाम पे जितने भी 5 फॉर्मूले, 4 या 5 फॉर्मूले हैं सब याद हो जाएगा। क्या याद रखना है आपको, E इज इक्वल टू पीसी, E इज इक्वल टू पीसी। अच्छा ये भी याद करने का तरीका हम बता देते हैं, देखिए P से याद कर लीजिएगा प्रियंका, और C से याद कर लीजिएगा
चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, खत्म। ई इज इक्वल टू पीसी, ई इज इक्वल टू प्रियंका चोपड़ा, खत्म। अभी ऐसे तो देखिए बिल्कुल भी ऐसे हमको एकदम निचले लेवल पे जाके पढ़ाई करना है। जो भी लैंग्वेज अपना सकते वो लैंग्वेज अपनाइए। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास इतना सिलेबस है, अगर हम एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से ही बात करने लगे तो इतना ज़्यादा एंड में सिलेबस होगा आपका 11 12 सब याद करना ही भूल जाइएगा, ठीक ना। कहीं मन होगा कि अरे यार छोड़ छाड़ देते हैं पढ़ाई उड़ाई, ठीक ना। तो ऐसे याद करना है आपको ताकि हमेशा याद रहे। ई इज इक्वल टू पीसी, अब ये थोड़ी कोई बोलेगा प्रियंका चोपड़ा, ये तो सब कोई भाई फेमस, ठीक ना। तो ई इज इक्वल टू पीसी, प्रियंका चोपड़ा आपको याद रखना है, ई इज इक्वल टू पीसी। अगर ई इज इक्वल टू पीसी आपको एग्जाम में क्लिक कर गया तो लैम्डा के नाम पे जितना भी फॉर्मूला था डी ब्रोगली का, देखिए सब आ गया। कैसे सब आ गया? हम आप लिखिए, तब तक हम मिटा के बताते हैं। सॉरी यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा लीजिएगा, डिस्पर्सन लिख दिया गलती से, डिफ्रैक्शन, ठीक ना। ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी डिस्पर्सन ही डिफ्रैक्शन। तो आपको क्या याद रखना है? डी ब्रोगली के लिए आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको तो दो ही फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। किसने दिया था? प्लैंक ने। अच्छा सर किसका एनर्जी निकाल रहे हैं? फोटोन का, प्लैंक का, सॉरी प्लैंक बोल रहे हैं। ये एनर्जी किसने दिया था? प्लैंक्स ने दिया था। ये फॉर्मूला ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा किसने दिया था? प्लैंक्स ने दिया था, ठीक। अच्छा इसने क्या बोला? इसने बोला ई इज इक्वल टू पी सी, ई इज इक्वल टू पी सी। किसने बोला? डी ब्रोगली ने बोला। डी ब्रोगली ने बोला ई इज इक्वल टू पी सी, जहां ई क्या था? एनर्जी ऑफ फोटोन, पी क्या था? चलिए तो ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा किसने दिया था? प्लैंक्स ने। और ई इक्वल टू पीसी किसने दिया था? डी ब्रोगली ने। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते, क्योंकि दोनों तो एनर्जी है ना फोटोन का। अच्छा अगर दोनों एनर्जी है तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा जिस दिन हम सर कंपेयर करेंगे क्या होगा? पी की जगह देखिए क्या लिखा है, ऐसा लग रहा है कि एच बाई लैम्डा को किसी ने धक्का मार के हटा दिया और उसकी जगह क्या लिख दिया? पी। तो हम बोल सकते हैं पी इज इक्वल टू क्या? एच बाई लैम्डा। तो यहां से बोलिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? एच बाई पी। पहला फॉर्मूला जो आपके सर ने या आप अगर किसी बुक से पढ़े होंगे तो, एक सेकेंड, ठीक ना। तो ये h बाई पी, यहाँ पे हम दोनों को क्या कर दिए? कंपेयर कर दिए। तो ऐसा लग रहा है h बाई लेमडा किसी ने हटा के क्या लिख दिया? p। तो p इज इक्वल टू क्या हो गया? h बाई लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया? h बाई p। थोड़ा और सुधार करते हैं सर, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। अच्छा इसी को सुधार के दूसरा फॉर्मूला बना दिया, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन में p की जगह क्या लिख सकते हैं? mv, मास और वेलोसिटी, ठीक है। हालांकि दूसरा फॉर्मूला नहीं है इसी का, तो दूसरा नाम भी नहीं दे रहा है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन आपको बताए थे निकालने के लिए। अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक लेक्चर को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक। अच्छा सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लाते हैं। इसमें मोमेंटम को कैसे इंट्रोड्यूस करें? सर मोमेंटम तो होता है मास इंटू वेलोसिटी, बट हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो एक काम कीजिए मास का भी स्क्वायर बना लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। जैसे ही ये हो गया हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, तब तक तो ये पी हो गया, पी नहीं ये हो गया पी वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है और मास का स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मोमेंटम का स्क्वायर। अच्छा सर ये भी हो गया। तो सर यहाँ से मोमेंटम क्या हो गया? यहाँ से मोमेंटम, अच्छा मास, यहाँ से मोमेंटम क्या हो गया? यहाँ से मोमेंटम हो गया 2ke का रूट, क्या हो गया? मोमेंटम रूट में 2ke। तो हम क्या लिख सकते हैं? रूट मोमेंटम में क्या हो गया हमारा? रूट 2ke, ठीक। चलो देखिए यहाँ पे बेसिकली छोटा सा एक मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये एम की मल्टीप्लाई किया ना खुद से, तो एम की डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ पी स्क्वायर अपॉन में एम। तब तक यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 2mke का रूट। पी क्या हो गया? यहाँ से 2m इधर चला गया, 2mke का रूट। तो p को हटाइए, 2mke लिख दीजिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में रूट में 2mke। ke क्या है आपका? काइनेटिक एनर्जी, और m क्या है? मास। तो h अपॉन में रूट में 2mke, m है मास और ke क्या है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक आया। अच्छा सर ये लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p, ये सर तो आप तो बोले हैं फोटोन के फॉर्मूले में m नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ये फोटोन के लिए होगा भी नहीं, हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, इन सभी के लिए। फोटोन के लिए सर क्या बोलेंगे फिर? फोटोन के लिए लैम्डा अपॉन में hp। ये फोटोन के लिए भी बोल सकते हैं, फोटोन के लिए। किसके लिए बोल सकते हैं? फोटोन के लिए। तो अगर सर हमको फोटोन के लिए लैम्डा पूछे तो कौन वाले फॉर्मूला से निकालेंगे? इस वाले फॉर्मूला से निकालेंगे कि इस वाले फॉर्मूला से? मैंने बोला इस वाले फॉर्मूला से, एस सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि अभी नोट लिखा है ना कि फोटोन के फॉर्मूले में मास आना ही नहीं चाहिए। तो डी ब्रोगली ने बोला ये फिर किसके लिए हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटोन के लिए, जिसका मास होता है उसी के लिए होगा। और अगर फोटोन के लिए पूछे तो एच अपॉन में पी, पी को हम भी हम लिख ही नहीं सकते, ठीक ना, फोटोन के केस में। तो आपको पता होना चाहिए सब किसके लिए बात हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटोन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए या अल्फा पार्टिकल के लिए, ठीक।
चलिए छोटे पार्टिकल के लिए, फोटोन के लिए नहीं, फोटोन के लिए एनर्जी क्या हो जाएगा Sc बाय लैम्डा, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू ये भी हो गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपका पोटेंशियल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पोटेंशियल के फॉर्म में। देखिए आपको याद क्या रखना है, क्या आप एग्जाम में हमसे पूछिए क्या एग्जाम में आपको ये सब याद रखना? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, E इक्वल टू पी सी, इक्वल टू पी सी। पी मतलब आपको बता दें प्रियंका और सी मतलब चोपड़ा, E इक्वल टू प्रियंका चोपड़ा, ये याद रखना है, E इक्वल टू पी सी। E इक्वल टू पी सी याद रहेगा, आपको ये आ जाएगा, ये आ गया तो आपको ये आ जाएगा, ये आते हैं ये याद हो जाएगा। तो आपको याद नहीं करना है, बेसिकली समझते जाना है, नहीं तो h अपॉन में रूट में 2m के याद हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कल को एग्जाम में भूल गए तो हमको बेसिक पता होना चाहिए कि E इक्वल टू क्या होता है पीसी, E इक्वल टू क्या होता है पीसी। पोटेंशियल के फॉर्म में सर कैसे निकालेंगे? अगर फोटो इलेक्ट्रिक लेक्चर फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क डन बाय दी बैटरी। अगर इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल में दौड़ा दो तो वर्क काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाता है? वर्क डन बाय दी बैटरी, जो कि कितना होता है QV, और Q है E और पोटेंशियल क्या है V। यहाँ पे V क्या है? पोटेंशियल। ध्यान रहे यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, क्या है? पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी को हटा दो और EV लगा दो, तो यहाँ लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, अच्छा E क्यों लिखे? क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, अल्फा, इसलिए E इक्वल टू QV लिखें, ठीक। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया सर? H अपॉन में रूट में 2m, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख दें? QV। तो ये हो गया तीसरा फॉर्मूला, ठीक। तो पहला फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन में P, अगर आप इसको दूसरा लीजिएगा तो दूसरा ये हो गया, तीसरा ये चौथा, नहीं तो हम तो बोलते तीन फॉर्मूला याद हो गया, हम तो बोलते ये कुछ ना याद करो, सिर्फ क्या याद करो? E इक्वल टू PC, सब अपने आप आ जाएगा। E इक्वल टू PC पता है तो आपको ये निकल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन में P, ये निकल जाएगा तो मोमेंटम को रिप्लेस कर दो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, मोमेंटम इक्वल टू ये आ जाएगा, रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो फोटो इलेक्ट्रिक लेक्चर पढ़ा होगा उसको ये भी पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी क्या होता है? QV। तो काइनेटिक एनर्जी को हटा के QV रख दो, तो सब यहीं से आए हुए हैं, E इक्वल टू PC से, तो आपको E इक्वल टू PC याद करना है। अच्छा, चौथा फॉर्मूला यहां पे लिख देते इस बॉक्स में, ताकि इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब इसी पे फिर हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। चौथा क्या हो गया? चौथा हो जाएगा, अगर इसी चीज को, ये तो सबके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी, प्रोटॉन के लिए भी, न्यूट्रॉन के, अगर इसी के बाद हम इलेक्ट्रॉन के लिए कर देते हैं ना, तो वो वैल्यू थोड़ा आपको याद रखना है, याद करने का तरीका भी है, वो आता है 1 2 3 अपॉन में नीचे रूट में V। V क्या है? V क्या है सर? पोटेंशियल। हमने क्या किया? इसी वाले इक्वेशन में सबका वैल्यू रख दिया, किसका किसका? H का वैल्यू रख दिया, M किसका रख दिया सर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया, चार्ज किसका रख दिया? इलेक्ट्रॉन का, बस पोटेंशियल तो बच गया। ये क्या है? पोटेंशियल, वेलोसिटी नहीं है, बार बार इसको बोलिएगा, ये वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है। QV के साथ जो V होता है हमेशा पोटेंशियल होता है, वेलोसिटी नहीं होता, ठीक ना। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? 1 2 3। इसको याद करने का तरीका कितना हो गया? 1 2 3, ये बात पॉइंट है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक ना, ये पॉइंट है, 12.3। याद करने का तरीका 1 2 3, 1 2 3 अपॉन में रूट V, पोटेंशियल, ठीक ना। तो ये बेसिकली डी ब्रोगली पे हमने बात कर लिया। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या होता है? डी ब्रोगली ने बोला पार्टिकल भी है, फेब भी है, अगर पार्टिकल है तो मोमेंटम उसने कैलकुलेट कर लिया, कुछ नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, E इक्वल टू PC, E इक्वल टू PC। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने अब फॉर्मूला के खेल को खत्म कर लिया। अब आगे जो बढ़ता है वो बेसिकली क्वांटम नंबर हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। पढ़ाई तो हालांकि और भी बहुत डिटेल में होता है, हम सवाल करते हैं इस पे और भी बहुत चीज़ें, लेकिन हम चूंकि आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं इस पूरे सीरीज में एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, और इस पर जितने भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन इस पर कर सकते हैं। ग्राफ वाला वीडियो जरूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और फिर दोबारा अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये सेशन पसंद आया हो, ऐसे ही वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत बोलना। थैंक यू, ठीक ना।